सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों 6 जून 2020 को तूफानों से जूझता हुआ दिया आखिर बुझ गया। वो ऐसा दिया जो 6 जून के बाद अब तक सारे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे इंडिविजुअल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति का फोटो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति के शोक संदेश, श्रद्धांजलि संदेश लगातार आ रहे हैं। मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार इतने सारे शोक संदेश, इतने सारे श्रद्धांजलि संदेश व्हाट्सएप या फेसबुक पर देखे हैं। तो निश्चित रूप से वो व्यक्तित्व इतना महान रहा होगा, इतना समाज से लगाव रहा होगा, इतनी मानवता, भाईचारा और मानवीयता रही होगी उस व्यक्ति में और व्यक्ति के व्यक्तित्व में, ये सारा सोशल मीडिया उनको याद कर रहा है। मैं वीरेंद्र सिंह, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, 6 जून 2020 को जिनका परिनिर्वाण हो गया, सभी दर्शकों को एसएम न्यूज़ की तरफ से मैं भी अपनी आदरांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि उनको अर्पित करता हूँ। एसएम न्यूज़ ने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये निश्चय किया कि जो हमारी सीरीज चल रही है, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन महामानवों को, उन संतों गुरुओं को जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो आज इसी कड़ी में हम याद करेंगे माननीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को। माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को दिल्ली में हुआ था। इनकी माता जी का नाम भुरिया देवी और पिताजी का नाम लाला हरिचंद मौर्य था। आपके दादाजी चौधरी देवीदास जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। आपके पिताजी भी सामाजिक व्यक्ति थे, हमेशा सामाजिक आंदोलनों से, समाज से सरोकार रहा। और आपके दादाजी देवीदास जी का और पिताजी का बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से पारिवारिक संबंध था, अच्छा संबंध था। तो जब शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म हुआ तो उनके दादाजी बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब से निवेदन किया कि उनके पोते का कोई अच्छा सा नाम बताएं। तब बाबा साहब ने शांति स्वरूप बौद्ध जी का बौद्ध के नाम से रखने की सलाह दी और आपके दादाजी ने बाबा साहब की सलाह को मान के शांति स्वरूप बौद्ध नाम रखा। शांति स्वरूप बौद्ध जी चूंकि इनके पिताजी और दादाजी सामाजिक व्यक्ति थे, शांति स्वरूप बौद्ध जी को भी 7-8 साल की उम्र से सामाजिक प्रोग्रामों में, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में जाने का मौका मिला और अपने पिताजी और दादा के साथ हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहे। और इस तरीके से उन्होंने बचपन से ही सामाजिक आंदोलनों
की पृष्ठभूमि को, सामाजिक आंदोलन को समझा और देखा। मान्यवर शांति स्वरूप जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जीबी रोड के एक सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा एंग्लो अरेबिक हायर सेकेंडरी स्कूल अजमेरी गेट में हुई। ये ऐसा स्कूल था जहां इनके पिताजी की भी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। इनके बड़े भाई की और परिवार के जो भी लोग पढ़ते थे वो इसी स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बीए पास किया दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीए करने के बाद शांति स्वरूप बौद्ध जी ज्योग्राफी में यानी भूगोल में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, एमए या पीएचडी करना चाहते थे। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि शांति स्वरूप बौद्ध एक वकील बने और वकालत की पढ़ाई करें। इनके बड़े भाई चाहते थे कि आप राजनीति में आएं, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लें, राजनीति में कैरियर बनाएं। तो अपने पिताजी और बड़े भाई की रस्साकसी में इनकी पढ़ाई को विराम लगाना पड़ा। ना तो लॉ की पढ़ाई कर पाए और ना ही भूगोल की और ना ही राजनीति की। तो इस तरीके से पढ़ाई बंद हो गई खींचातान के कारण। लेकिन शांति स्वरूप बौद्ध जी को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। चित्रकला बहुत अच्छे से आती थी इनको। और जब ये कॉलेज में थे तो लगातार 3 साल बेस्ट आर्टिस्ट का इनको खिताब मिलता रहा दयाल सिंह कॉलेज में। इसके बाद एक कहानी और भी जुड़ी है कि 6 जून 2020 को माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच से चले गए। और हमारे बीच से चले गए, अब तक लौट के नहीं आए और शायद आएंगे भी नहीं। लेकिन बचपन की एक घटना है इनकी। एक बार और 6 जून से पहले शांति स्वरूप जी एक बार और इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए थे। घटना इस प्रकार है कि 1962 से लेके 68 तक इनके पिताजी श्री हरिचंद मौर्य जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। उस समय एक भूमिहीनों के लिए सत्याग्रह हुआ था रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में। दिल्ली में जिसका नेतृत्व इनके पिताजी श्री लाला हरिचंद मौर्य जी कर रहे थे। तो उसमें करीब 3,500-4 हजार सत्याग्रही जेल में गए। इनके पिताजी भी जेल में गए। तो उनके साथ साथ माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी भी जेल में चले गए। उस समय इनकी उम्र करीब 15 साल की रही होगी। जब जेल में चले गए तो दिसंबर का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब तो कम ठंड पड़ती है, उस समय ठंड भी बहुत पड़ती थी। उस समय ठंड बहुत पड़ रही थी, 1964 की बात है ये। उस ठंड में जाके वहाँ इनको बुखार आ गया। 3 दिन के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया। इनकी दवाई वगैरह की गई, बुखार बढ़ता गया, बुखार कम नहीं हुआ। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज चलता रहा, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। बाद में वो मियादी बुखार बन गया। उस समय कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहे थे, तो बुखार के कारण कक्षा 8 के परीक्षा भी नहीं दे सके। मियादी बुखार टाइफाइड बन गया।
और टाइफाइड इतना खतरनाक हो गया कि इलाज के दौरान अस्पताल में ही डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। सारे परिवार में दुख और शोक की लहर दौड़ गई। डेड बॉडी ले जाने का इंतजाम होने लगा अस्पताल से। घर के रिश्तेदार लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। करीब 2-3 घंटे के बाद जब अस्पताल से डेड बॉडी ले जाने वाले थे, तभी अचानक इनके बड़े भाई ने देखा कि शांति स्वरूप जी के होठ हिल रहे हैं। तो जब होठ हिलते देखा तो एकदम वो चिल्ला पड़े, चीख पड़े, अरे ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा हो गए। डॉक्टर दौड़ करके फिर उन्होंने शुरू की और इस तरीके से वो उस मौत को संग्राम करके, मौत से संग्राम करके, मौत से जीत करके वापस आ गए। इस तरीके से करीब 40 दिन अस्पताल में रहे और अस्पताल से स्वस्थ होकर के घर वापस आ गए। तो ये मैं सोचता हूं कि उस समय 15 साल की उम्र में ये वापस क्यों आ गए। शायद इसलिए वापस आए कि इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम करने थे जो कि इनसे पहले हुए नहीं थे, किसी ने किए नहीं थे, और समाज को उन कामों की जरूरत थी। इस कारण वापस आए। और जब कभी शांति स्वरूप जी इस संस्मरण को याद करते, इसकी कहानी बताते, वृतांत सुनाते, तो बड़े गर्व के साथ ये कहते थे कि जिस व्यक्ति का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा हो, वो अकाल मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है। और वो उन्होंने सही करके दिखा दिया। बीए पढ़ाई के दौरान ही 1978 में माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य सेवा समिति को बनाया और संचालित किया। उनमें उनके हम उम्र बहुत सारे नवयुवक का संगठन था और इस समिति का मुख्य उद्देश्य था डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के और बौद्ध साहित्य को जनता के बीच में ले जाना, देश के बीच में ले जाना, लोगों को बताना। उस समय के महान समाज सेवी थे जो बाबा साहब के बहुत निकट में रहते थे। माननीय सोहन लाल शास्त्री जी इस संस्था के मार्गदर्शक थे। तो इस तरीके से शास्त्री जी के नेतृत्व में उन दिनों संस्था द्वारा कई काम किए गए। इसी के साथ ही माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने फरास खाना दिल्ली में, जहाँ इनका मकान था, पैतृक मकान था, वहाँ एक लाइब्रेरी खोली जिसमें 500 से अधिक पुस्तकें जुटाई गईं। बाद में अम्बेडकर सेवा समिति को भारतीय बौद्ध महासभा में विलय कर दिया गया और उसके बाद माननीय शांति स्वरूप जी भारतीय बौद्ध महासभा में काम करने लगे और लगभग सभी पदों पर लंबे समय तक रहे। और दिल्ली के इतिहास में, भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली के इतिहास में सबसे लंबे समय पीरियड के लिए वो दिल्ली प्रदेश बौद्ध महासभा के अध्यक्ष रहे, और वो भी बिना किसी चुनाव के। तो इस तरीके से भारतीय बौद्ध महासभा में उन्होंने काम किया, ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ। 2 मई 1969 को शांति स्वरूप जी का विवाह, जब उस समय बीए की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान सुरेश कुमारी के साथ हुआ, जो कि गढ़मुक्तेश्वर की थी। और उनके जो ससुर साहब से श्री यादराम जी गढ़मुक्तेश्वर में आरपीआई पार्टी के
नगर निगम के एक सदस्य थे गढ़मुक्तेश्वर के। मान्यवर शांति स्वरूप जी का विवाह उस समय बौद्ध रीत से हुआ और पूजनीय भंते महानाम जी जो बहुत प्रख्यात भिक्षु थे इस समय, उन्होंने इस संस्कार को संपन्न कराया। शांति स्वरूप जी के बड़े भाई के कोई संतान नहीं थी, तो इनके दादाजी ने कहा था कि घर में जो भी संतान पैदा होगी वो बड़े भाई को इनको गोद दे दी जाएगी। शांति स्वरूप जी के एक बेटा हुआ, तो इनकी दादाजी की इच्छा के अनुसार बड़े भाई को गोद दे दिया। इसके बाद दूसरा बच्चा होने वाला था, तो प्रसव के दौरान सुरेश कुमारी जी का परिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद शांति स्वरूप जी का दूसरा विवाह 10 दिसंबर 1974 को प्रेमलता जी के साथ हुआ, जो खुर्जा की रहने वाली थी। वहां भी जब बारात गई तो ऐसा बताते थे शांति स्वरूप बौद्ध जी कि आधे बाराती तो भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए लोग थे और आधे बाराती में रिश्तेदार दोस्त बाकी लोग थे। तो चूंकि इनका परिवार सामाजिक और राजनीतिक थे, इनके ससुराल वाले भी सामाजिक राजनीतिक थे, तो इस तरीके से दूसरा विवाह भी 5 प्रख्यात बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे, लखनऊ से, आगरा से, दिल्ली से। उन्होंने जो था इनका विवाह बौद्ध रीत से संपन्न कराया। इसके बाद माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने एक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका धम्म दर्पण, बौद्ध जगत की एक पत्रिका प्रकाशित, सबसे पुरानी पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 1974 में आरंभ हो गया था। शांति स्वरूप बौद्ध जी आरंभ से ही इस पत्रिका के कवर के डिजाइनर थे। कवर की जो साज सज्जा थी वो शांति स्वरूप बौद्ध जी करते थे, क्योंकि उस समय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपना एक बहुत बढ़िया स्टूडियो बना लिया था और वहाँ उच्च कोटि की पेंटिंग और कलाकृतियाँ बनाया करते थे, जो देश विदेश में भारी कीमत में बिकती थीं। इनका नाम कला जगत में और पेंटिंग जगत में अच्छा नाम हो गया था, अच्छी कलाकृतियाँ बनाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रिका में लिखना भी शुरू कर दिया था। समाज से संबंधित, धम्म से संबंधित या जो बहुजन मूवमेंट रहा उससे संबंधित लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। इसी पीरियड में समता बुद्ध विहार पश्चिमपुर नई दिल्ली से, जो इनके घर के पास ही था, प्रकाशित होने वाली पत्रिका समता युग के संपादन का कार्य किया और बखूबी इन्होंने निभाया उसका कार्य। उसके बाद बहुत सारी मैगजीन जैसे दलित दस्तक, मैत्री टाइम्स, भीम लीडर, प्रज्ञापत, धर्म संदेश, समता संगठक, धम्मयान, सम्राट दैनिक, तथागत संदेश और बहुत सारी पत्रिकाओं में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने अपने मिशन से संबंधित, समाज के मूवमेंट से संबंधित लेख लिखते रहे और बहुत सारी पत्रिकाओं में मार्गदर्शन भी किया। उनके मुख्य सलाहकार भी रहे, उनके मुख्य साज सज्जाकार भी रहे। इस तरीके से ये सब काम चलता रहा और इसी बीच में माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने एक बहुत बड़ा कदम, जिसको समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 1974 में सम्यक प्रकाशन की स्थापना की। सम्यक प्रकाशन की स्थापना करना बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक क्रांति थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले बहुजन साहित्य को प्रकाशित करने का देश में मात्र एक अकेला
बहुजन प्रकाशन था लखनऊ में, जिसको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी ने शुरू किया था। उस समय मिशन मूवमेंट की किताबें केवल वहीं छपती थीं और वहीं से मिल सकती थी, तो कोई अगर पढ़ना भी चाहता था तो बड़ा मुश्किल होता था उन किताबों को मिल पाना, उनका पहुंच पाना। तो कहीं न कहीं से बड़ी सिफारिश या जुगाड़ लगानी पड़ती थी कि कैसे किताब मंगाई जाए। तो उस काम को आसान किया माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने समता प्रकाशन की स्थापना करके, जो कि एक बहुत सराहनीय, एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ज़रूरत वाला काम था बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए। क्योंकि जब तक साहित्य नहीं होगा, इतिहास नहीं होगा, बहुजन समाज के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर वो मिशन चल नहीं सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग था साहित्य उपलब्ध कराना, जो 1974 में इसकी शुरुआत की। और जो पहली पुस्तक प्रकाशित की गई वो किताब स्वरूप चंद बौद्ध जी द्वारा लिखित थी, जिसका नाम था गुरु रविदास दर्शन एवं सामाजिक चिंतन। सम्यक प्रकाशन के माध्यम से शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो एक सबसे क्रांतिकारी काम किया कि इस देश में छोटे लेखक से लेकर के बड़े नामी लेखक तक जितने लेखक थे, उन सब को पत्र पत्रिकाओं में लिखने का मौका दिया, उनकी किताबों के प्रकाशन का मौका दिया। इससे पहले किताबें लिख तो लेते थे लोग, लेकिन उनका प्रकाशन कराना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जो सामंतशाही सोच के लोग थे वो हमारे लेखकों की किताबों को प्रकाशित नहीं करते थे। अकेला एक सम्यक बहुजन कल्याण प्रकाशन था, उन तक पहुंच पाना सबका मुश्किल होता था। लखनऊ में थे वो, तो जितने भी देश के लेखक थे उन सब की किताबें माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने उनका प्रकाशन का काम किया। और इसमें लेखकों की लिस्ट बहुत बड़ी है, करीब 2-3 पेज में लेखकों की लिस्ट है जिनकी इन्होंने साहित्यिका किताबों का प्रकाशन किया। आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी स्वयं एक लेखक थे, प्रकाशन के साथ साथ में स्वयं एक लेखक थे, और इन्होंने 75 किताबें लिखी हिंदी में और 43 किताबें अंग्रेजी में लिखी, जिनका प्रकाशन किया। इसके अलावा 1971 से लेके 1971 में एक और इनके साथ घटना घटती है कि इनके एक मित्र थे, उनकी सहायता करने के चक्कर में इन्होंने एक नौकरी का फॉर्म भर दिया। उस मित्र के साथ इनका रोल नंबर आया, आगे पीछे दोनों की सीट थी। उसकी मदद के चक्कर में उन्होंने वहाँ मदद की एग्ज़ाम में, लेकिन उस मदद के बावजूद भी वो दोस्त तो फेल हो गया और ये उस एग्ज़ाम में पास हो गए। जब पास हो गए तो थोड़े दिन के बाद कॉल लेटर आ गया। अब जब कॉल लेटर आ गया तो ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि इनकी जो पत्नी थी उन्होंने दबाव डाला कि आप नौकरी कर लो, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, नौकरी में आराम मिलेगा। और उनकी बात मानकर, उनका कहना मानकर इन्होंने गृह मंत्रालय में 1971-72 में नौकरी ज्वाइन कर दी। तो एक पुस्तक में इन्होंने लिखा है शांति स्वरूप बौद्ध जी ने कि उस समय ये 500 रुपये एक हफ्ते के कमाते थे, मतलब महीने के करीब 2000 रुपये। लेकिन इनको तनख्वाह कितनी मिलती थी सरकारी नौकरी में? मात्र 300 रुपये। तो 300 रुपये की इन्होंने नौकरी कर ली। तो अब आप सोचिए, ये नौकरी भी करते थे, ये प्रकाशन का काम भी काम करते थे, ये लेखन का भी काम करते थे, ये समाज का जो आंदोलन है वो भी काम करते थे, ये भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी भी थे। तो इतने सारे काम एक व्यक्ति करता था। एक व्यक्ति इतने सारे काम
और साल 2 साल नहीं, लगातार किए 1971 से लेकर के 1993 तक। 1993 में ये गजटेड अफसर हो गए, राजपत्रित अधिकारी हो गए। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके पूरी तरीके से प्रकाशन, चित्रकला और समाज सेवा में समर्पित हो गए। तो इस तरीके से सम्यक प्रकाशन ने जो काम किया, तथागत गौतम बुद्ध, बुद्ध धम्म, बाबा साहेब और जितने भी महापुरुष थे बहुजन मूवमेंट के, उन सभी के साहित्य को बहुत सस्ते और अच्छे तरीके से इन्होंने प्रकाशन करने का काम किया और वो साहित्य जन जन तक पहुंचने का काम करने लगा। इसी बीच में बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनती है। उनके प्रोग्राम जगह जगह लगने शुरू हो जाते हैं और हर प्रोग्राम में मैंने देखा, क्योंकि मैं भी बामसेफ से जुड़ा हुआ था, जो भी छोटे से छोटा प्रोग्राम कहीं भी होता था, हर प्रोग्राम में सम्यक प्रकाशन का एक स्टॉल जरूर लगता था। तो जो सम्यक प्रकाशन ने करीब 14 भाषाओं में 2000 पुस्तकें छोटी बड़ी मिला करके इन सब का प्रकाशन किया और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जो हमारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों के संघर्ष को बड़ी सरल और सीधी भाषा में माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जो कि बाबा साहब को मिशन को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो गति मिली इस दशक में आके, बहुजन समाज पार्टी आ गई, बामसेफ आ गई, DS4 आ गई और साथ में ये प्रकाशन का जो काम हुआ, इस सब को मिलाकर के बहुजन मूवमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ा। और मैं सोचता हूँ कि शायद ये 2-3 कामों को मिलकर के जो मूवमेंट चला, उसी के कारण हम सत्ता और शासन में उत्तर प्रदेश में 4 बार आए। प्रकाशन के साथ साथ में पुस्तकें तो जन जन तक पहुंचाई, लेकिन इसके अलावा भी कि पुस्तकों के बेचने के लिए जगह जगह काउंटर लगते, उसके लिए इन्होंने जो अशिक्षित या शिक्षित अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको एक भारी संख्या में इनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया, काम देने का काम किया। उनको भरण पोषण का, उनको व्यवसाय का मौका मिला, किताबें बेचने का, खरीदने का। और इस तरीके से उन्होंने प्रकाशन के माध्यम से बहुत सारे जो काम थे वो किए। और बहुजन ये सम्यक प्रकाशन का जो संपादक मंडल था या है आज, उसमें बहुत ही अनुभवी और विद्वान लोग हैं जो कि पुस्तकों की एडिटिंग करते हैं, वो देखते हैं पूरी तरीके से। सारी चीज़ें इन्होंने बड़े सोच समझ के और एक अच्छे तरीके से, जैसे चलना चाहिए उस तरीके से चलाने का काम किया। सामाजिक मूवमेंट के साथ साथ जो समाज में अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, रूढ़ियाँ, गलत रूढ़ियाँ, जो गलत संस्कार बने हुए थे, माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने उन सब पर लिखा। छोटी छोटी पुस्तकें, बहुत सस्ती सस्ती पुस्तकें लिखी और बेची, जिससे समाज में एक अंधविश्वास से दूर हुए लोग, पाखंडों से दूर हुए। तो इस तरीके से जो भारत का मूल निवासी समाज अपनी अस्मिता की पहचान के लिए जूझ रहा था, लेकिन हमारी पहचान तभी हो सकती है कि जब हम अन्य पहलुओं के साथ में अपनी संस्कृति और इतिहास को जन जन तक पहुंचा पाएं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी शब्दावली लाएं जिससे कि मान सम्मान समाज में बढ़े। तो ये काम भी बखूबी शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया। तो इस तरीके से जो काम किए शांति स्वरूप बौद्ध जी ने,
वो बहुत ही अविस्मरणीय हैं, ऐतिहासिक हैं, समाज के हित के हैं। और मैंने खुद देखा है, जब वर्ल्ड बुक फेयर लगता था तो बहुत बड़ा स्टॉल इनका लगता था, और 3 साल लगातार, पिछले 3 साल लगातार इनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड वहाँ से मिला। और इस काम को मेरे ख्याल से, क्योंकि शांति स्वरूप बौद्ध जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका ये प्रकाशन का काम अनवरत चलता रहे, समाज को एक दशा मिलती रहे, जन जन तक साहित्य पहुंचता रहे। इसके लिए मेरा निवेदन है, इनके जो सुपुत्र हैं संदीप बौद्ध जी और कपिल स्वरूप बौद्ध जी, जो हालांकि पिछले कई सालों से बखूबी प्रकाशन का काम कर रहे हैं, और जो मैनेजमेंट ट्रेड फेयर में मैंने देखा है, मैं जाता था इनके स्टॉल पे, वहाँ से किताबें लेके आता था, तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहता था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।